इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस महाशक्ति की कहानी खंगालने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को ग्रीस से लेकर श्रीलंका तक एक सूत्र में पिरो दिया था, और वो भी आज से 2000 साल पहले, जब एक मानकीकृत अर्थव्यवस्था की कल्पना करना भी मुश्किल था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का ये प्राचीन और विशाल साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे शिखर तक आखिर कैसे पहुंचा, और फिर अचानक ताश के पत्तों की तरह अंदर से ही कैसे बिखर गया। चलिए गहराई से समझते हैं। इस पूरे 200 साल के शानदार इतिहास को हम इन 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, सिकंदर और शक्ति का शून्य। दूसरा, चंद्रगुप्त और चाणक्य की कूटनीति। तीसरा, बिंदुसार का विस्तार और शांति। चौथा, अशोक की क्रूरता से धम्म तक की यात्रा। पांचवा, अशोक की नीतियां और विवाद। और छठा, मौर्य साम्राज्य का पतन। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, सिकंदर और शक्ति का शून्य। हमारी यह कहानी 326 ईसा पूर्व में शुरू होती है, जब सिकंदर महान ने हिंदुकुश पार करके हाइडास्पीस के युद्ध में राजा पोरस का आमना सामना किया था। अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सिकंदर की सेना बुरी तरह थक चुकी थी और शक्तिशाली नंद साम्राज्य के खौफ से उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया, बगावत कर दी। नतीजा, सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया, और इसी मौके का फायदा उठाया एक युवा महत्वाकांक्षी लड़के ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, चंद्रगुप्त और चाणक्य की कूटनीति। ये वो दौर था जिसने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। नंद वंश की क्रूरता से तंग आकर चंद्रगुप्त और उनके मास्टरमाइंड गुरु चाणक्य ने एक खतरनाक गठबंधन बनाया। इन दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त सेना खड़ी की, मगध पर कब्जा किया, और तो और सिकंदर के उत्तराधिकारी ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकेटर तक को हरा दिया। इसके बाद हुई एक संधि और एक शाही ग्रीक विवाह के चलते साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में बहुत दूर तक फैल गईं। लेकिन चंद्रगुप्त के 24 साल के शासन का अंत किसी फिल्म की कहानी से कम नाटकीय नहीं था। इतने बड़े साम्राज्य के इस राजा ने अपनी मर्जी से अपना ताज छोड़ दिया, जैन धर्म अपना लिया, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना व्रत करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। है ना अद्भुत? इसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, बिंदुसार का विस्तार और शांति। लगभग 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने इस विशाल साम्राज्य और युद्ध मशीन की कमान संभाली। बिंदुसार का पूरा फोकस साम्राज्य को स्थिर रखने और दक्षिण की ओर फैलाने पर था। वो काफी खुले विचारों वाले शासक थे। उन्होंने दक्कन तक अपना परचम लहराया, अर्थशास्त्र की तटस्थ धार्मिक नीति का पालन किया, और मजे की बात यह है कि वो ग्रीक राजाओं के साथ मीठी वाइन और अंजीर का व्यापार भी बड़े शौक से करते थे। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाले इस साम्राज्य के अंदर बिंदुसार की निजी जिंदगी काफी उलझी हुई थी। शुरुआत होती है उनकी 16 पत्नियों से, और उन 16 पत्नियों से उन्हें हुए पूरे 101 बच्चे। अब आप खुद सोचिए, 101 दावेदार, ये तो सीधे सीधे उत्तराधिकार के एक भयानक युद्ध की गारंटी थी। और हुआ भी यही। बिंदुसार के चहेते बेटे सुशीमा और एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले अशोक के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। और यहीं से जुड़ता है हमारा चौथा भाग, अशोक, क्रूरता से धम्म तक। पिता बिंदुसार अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी त्वचा खुरदरी थी और कद छोटा था। फिर भी अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह कुचलकर साबित कर दिया था कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है। 2668 ईसा पूर्व में अशोक ने सत्ता पर कब्जा किया, और तरीका क्या था? अपने भाई सुशीमा को कोयले के गड्ढे में जिंदा जला दिया और बाकी भाइयों को भी मार डाला। इस क्रूरता ने उन्हें चंड अशोक का नाम दिया। लेकिन इस खौफनाक शुरुआत के बाद एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। 1 लाख, ये महज एक संख्या नहीं है, ये उन लोगों की जान है जो कलिंग युद्ध में मारे गए थे। खून की इस नदियों ने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनका दिल पूरी तरह टूट गया, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला कर लिया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के मार्गदर्शन में अशोक ने एक लंबी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा शुरू की। लुम्बिनी से लेकर कुशीनगर तक उन्होंने जगह जगह पत्थर के बड़े बड़े शिलालेख बनवाए। सारनाथ का वही मशहूर लायन कैपिटल भी इसी दौर की देन है, जिसे आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गर्व से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, अशोक की नीतियां
और विवाद। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे अशोक ने अपने इस नए दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाया और इतिहासकार इसके बारे में क्या सोचते हैं। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए 81,000 विशेष अधिकारी तैनात कर दिए। उन्होंने अपने खुद के बच्चों को श्रीलंका भेजा, जिससे श्रीलंका एक बौद्ध राज्य बन गया। ये शांति और अहिंसा का संदेश उत्तरी अफ्रीका और ग्रीस तक पहुंच गया। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूवमेंट था। लेकिन अगर हम निष्पक्ष रूप से इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि अशोक की अहिंसा काफी प्रैक्टिकल थी। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम लिखते हैं कि अशोक एक पिता के समान जरूर थे, लेकिन जब भी साम्राज्य की सुरक्षा की बात आई या कोई बाहरी खतरा दिखा तो उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना का इस्तेमाल करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। और हाँ, उनकी इस बदलाव पर कई विवाद भी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कलिंग का वो पश्चाताप शायद सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि ऐसे शिलालेख सिर्फ राजधानी के आसपास ही मिले। और तो और कुछ आजीवक और जैन स्रोतों में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अशोक ने चित्रकारी के एक विवाद को लेकर उन पर भारी अत्याचार किए थे। तो इतिहास के दोनों ही पहलू हमें कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम छठे भाग पर, मौर्य साम्राज्य का पतन। 38 साल तक इस विशाल साम्राज्य को चलाने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हो गया और उनके जाते ही इस महान साम्राज्य के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके बाद के सम्राट बहुत कमजोर साबित हुए। एक के बाद एक अयोग्य शासकों के आने से साम्राज्य की एकता छिन्न भिन्न हो गई। उन्होंने कलिंग जैसे अहम इलाके गंवा दिए। ग्रीक आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे और अर्थव्यवस्था का तो बहुत बुरा हाल होने लगा था। 187 ईसा पूर्व आते आते अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का समय आ चुका था। अब इतने बड़े बुनियादी ढांचे और विशाल सेना को बिना युद्ध के सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से पालना आर्थिक रूप से नामुमकिन सा हो गया था। खजाना खाली हो रहा था और सेना के अधिकारी अंदर ही अंदर बुरी तरह हताश और परेशान हो चुके थे। और फिर ये सारा गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ब्राह्मण सेना प्रमुख पुष्यमित्र शुंग ने एक झूठी सैन्य परेड का नाटक रचा और सबके सामने एक ही झटके में सम्राट का सिर धड़ से अलग कर दिया। पलक झपकते ही महान मौर्य साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया और शुंग वंश की शुरुआत हुई। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या अशोक ने जिस शांति और अहिंसा की नींव रखी थी, उसी ने अंततः मौर्य साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया कि वो एक सेनापति की तलवार का शिकार हो गया? किसी भी बड़े साम्राज्य को बनाए रखने के लिए शांति की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है।